नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अच्छा नॉलेज इन मोर पर। मैं लेकर आया हूं लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी बी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मधुमक्खी का जीवन चक्र कैसे होता है, कब कौन सी ऋतुओं में इनके प्रजनन की क्रिया हो सकती है या होती है, स्वाम क्या होता है या वृंदन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कब कब कौन कौन से प्रकार के अंडे से किस किस प्रकार के मधुमक्खी का फॉर्मेशन होता है या ओरिजिन होता है, ये मैं बताऊंगा आपको। और अंत में चर्चा करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हनी बी का। ये पूरा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हो आप तब भी, और दूसरा अगर आप स्कूल सिलेबस को फॉलो करते हैं तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और उन सभी को शेयर करें जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या जिनको ये कभी फ़ायदा दे सकता है। और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए अपडेट आपको प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लाइफ हिस्ट्री ऑफ हनी बी, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि लास्ट सेक्शन होगा इस वीडियो का। तो जैसा कि आपको शुरू में मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो पोस्ट किया था पॉलीमॉर्फिज्म इन हनी बी के बारे में, उसके बाद ये बात कर रहे हैं हम लोग लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। लाइफ साइकिल या जीवन हिस्ट्री में या जीवन चक्र या जीवन इतिहास में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार मधुमक्खी अपने जीवन को संचालित करती है। आपको पता होना चाहिए कि जो बसंत या शरद ऋतु आती है, जब बसंत ऋतु और शरद ऋतु आते हैं तो उस दौरान जो रानी मधुमक्खी रहती है, जो क्वीन रहती है, ठीक है ना, जो क्वीन मक्खी रहती है, हनी बी क्वीन, ठीक है, ये नर उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या उत्पन्न करती है? अंडे के द्वारा नर उत्पन्न करती है। नर मतलब फर्टिलाइज्ड एग के द्वारा ड्रोन का फॉर्मेशन करती है या ओरिजिन करती है, को उत्पन्न करती है, ऐसा समझ सकते हैं। नर के उत्पन्न होते ही रानी माता अपने छत्तों की पुराने सदस्यों को लेकर पुराने छत्ते को छोड़कर नया छत्ता बनाती है। समझ गए? मतलब ये जो क्वीन है ये पहले ड्रोन का फॉर्मेशन करती है, ड्रोन के लिए वहाँ पर एग्रेशन करती है, उसके बाद में अपने ओल्ड होम को छोड़कर ये न्यू की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया के जिसमें पुराने छत्ते को छोड़कर नए छत्ते की तरफ जाना, तो पुरानी रानी के द्वारा होने वाली जो क्रिया होती है इसको फर्स्ट स्वाम कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट स्वाम कहेंगे, प्रथम वृंदन कहते हैं। समझ में आ गया? अब क्या होता है, इसके पश्चात जो पुराने छत्ते होते हैं वहाँ पर जो अंडे रहते हैं, पहले से अंडे जो छोड़ दिया गया रहता है रानी के द्वारा, वो पूरे अंडे धीरे धीरे करके विकसित होते जाते हैं। फिर से वहाँ से क्या क्या बनते हैं, फिर वहाँ से आपको देखने को मिलेंगी फर्टिलाइज्ड निषेचित अंडे से एक बनती है क्वीन, जो सबसे पहले निकलती है, बनती है, जिनको राजमधु खिलाई जाती है, क्वीन होती है। ठीक है, और दूसरा होता है ड्रोन ड्रोन या नर या राजा कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग बच जाता है, निषेचित होने से जो अंडे बच जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, उससे एक नई स्पीसीज पैदा होती है, वो कहलाती है वर्कर्स। तो इस प्रकार इसकी नए नए प्रकार के प्रजाति की उत्पत्ति होती है लाइफ साइकिल में। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो दूसरे बार उस छत्ते में बना हुआ है तो क्या होगा, जो पहली निकलती है वो रानी बन जाती है, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, और इसके बाद जो निश्चित अंडे से जो और फीमेल पैदा होते रहते हैं उन सबको अपने डंक चुभो होकर मारना शुरू कर देती है। इस प्रकार क्या हो जाती है, वो अकेले होने के कारण छत्ते की स्वामिनी बन जाती है और माता का रूप ले लेती है, मतलब अपने पूरे छत्ते का स्वामिनी बन जाती है। अपने जन्म के एक सप्ताह के बाद, लगभग एक सप्ताह के बाद पहली वायु उड़ान या मैथुनी उड़ान पर निकलती है, न्यूक्लियल फ्लाइट पर निकलती है, और उसके साथ बहुत सारे नर या ड्रोन भी उड़ते हैं। नई रानी मक्खी द्वारा होने वाले इस वृंदन को हम लोग यहाँ पर सेकेंड स्वाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंड स्वाम कहेंगे, सेकेंड स्वाम कहेंगे, मतलब द्वितीय वृंदन कहेंगे, जब नए छत्ते में बनी हुई तीनों प्रकार के एनिमल जो पॉलीमॉर्फिज्म के आधार पर है, ड्रोन, क्वीन और वर्कर्स, ये तीनों फिर से एक मैथुनी उड़ान पर निकलते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग सेकंड स्वाम या द्वितीय वृंदन कहते हैं। अगर लाइफ साइकिल को हम लोग ध्यान से देखें तो लाइफ साइकिल में आपको क्या क्या दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहले जीवन चक्र में आपको जो बिंदु मिलता है ये होता है नक्टियल फ्लाइट, जिसको मैथुनी उड़ान के नाम से जानते हैं।
ये होता है मैथुनी उड़ान। मैथुनी उड़ान कहने का मतलब जैसा अभी पढ़े आपने कि शरद ऋतु आते ही, बसंत ऋतु आते ही आ, आ, उस बसंत ऋतु आते ही मतलब उड़ान होने के बाद में जब गर्मी का सीज़न आ जाता है, मतलब जब समर सीज़न आ जाता है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, तो गर्मी प्रारंभ होने पर जो रानी मधुमक्खी है, किसी दिन सुबह के टाइम जो क्वीन होती है, ये किसी दिन सुबह के टाइम अपने छत्ते से बाहर निकल कर छत्ते की चारों तरफ मंडराना शुरू कर देती है, ठीक है, और इसका पीछा करती है ड्रोन, यह करता है ड्रोन, ठीक है, ड्रोन पीछा करता है, ठीक है, वायु में ही ऊपर जो ड्रोन है वो रानी के साथ में रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न करती है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया या मैटिंग प्रक्रिया को संपन्न करती है, मैथुन की क्रिया को संपन्न करती है, ठीक है, मैथुन क्रिया को संपन्न करने के बाद दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिर जाते हैं, अर्थ पर गिर जाते हैं, ठीक है, अर्थ पर गिरने के बाद यहाँ से जो क्वीन रहती है, क्वीन फिर से अपने छाते में चली जाती है, लेकिन जो ड्रोन रहता है इसकी डेथ हो जाती है, तुरंत क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो क्वीन होती है अपने छत्ते में चली गई, मतलब इनका लाइफ यहाँ पर प्रजनन की क्रिया के बाद रानी छत्ते में उड़कर चली जाती है। रानी जीवन में केवल एक ही बार मैथुन की क्रिया संपन्न करती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। इसका डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शेल कोस्ट का फॉर्मेशन करें, ये इस प्रकार का ये ऐसा सेल कोस्ट इसमें बना हुआ रहता है। यहाँ से मक्खियाँ बाहर निकलती है, छत्ते से बाहर निकलती है, ठीक है। छत्ते से बाहर निकल कर क्या करती है, उड़ान को जाती है। उड़ान के दौरान जब रानी मधुमक्खी बाहर निकली हुई रहती है तो उस दौरान ड्रोन उसका पीछा करता है, वायु में ही उसके साथ मैटिंग या मैथुन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, दोनों जमीन पर गिरते हैं, रानी उड़कर फिर से छत्ते में चली जाती है और अंदर वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर है। तो आगे मैं बताऊँगा इसमें कि जो छत्ते में बनी हुई जो पहले से मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी 3 टाइप्स के अपन बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग, ये फर्स्ट थोरैक्स रीजन एंड देन एब्डोमेन रीजन, ठीक है। ये हो गई इसका एंटीनी वाला पार्ट, ठीक है। मैंडिबल, ठीक है। फर्स्ट लेग पेयर, सेकंड लेग पेयर, थर्ड लेग पेयर, ये इस प्रकार से ऐसे। और इसमें जो बनता है एक क्या बोलते हैं उसको, फिन या पंख बोलते हैं, ये इस प्रकार का सा पंख बना हुआ रहेगा इसमें, फिन्स। अगर मैं इसको कहूँ ये क्वीन है, ठीक है। एक ज़रूरत पड़ती है ड्रोन की, किसकी, ड्रोन की। ड्रोन थोड़ा सा छोटा होगा क्वीन से, ठीक है। ड्रोन थोड़ा सी छोटी होगी, छोटा होगा। ये हो गया इसके एंटीनी एंड देन मैंडिबल, लेग्स फर्स्ट पेयर, लेग सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, ठीक है। और ये हो गया इसके फिन्स, यही हो गया इसके पंख, ठीक है। इसको अपन माने ड्रोन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ठीक है, जो वर्कर होंगे, वर्कर काफ़ी छोटे, सबसे छोटे यही मिलेंगे आपको, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, एंड देन लास्ट आपको दिखाई देगा फिन्स, पंख, विंग्स, ठीक है। वो इस प्रकार ये है आप 3 एनिमल वर्कर, ठीक है। ये वर्कर कहाँ से आया, एक इल्ली जैसे संरचना दिखाई देगी आपको, इल्ली की समान संरचना, उससे ये बनी हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। इससे एक एनिमल वर्कर, सेकेंड एनिमल क्वीन एंड देन थर्ड एनिमल ड्रोन बनती है इससे, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होता है, मैथुनी उड़ान होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, मैथुनी उड़ान होता है, ठीक है। नप्टल फ्लाइट होता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर मैटिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। मैटिंग प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में जो क्वीन रहती है ये एग देती है, एगिलेशन करती है। क्या करती है,
एगिलेशन करती है, मतलब अंडे देती है छाते में जाकर। ठीक है, तो कैसे कैसे छाते में जाकर देगी वो देखिए। न्यूट्रल फ्लाइट मतलब मेटिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है। संपन्न होने के बाद में सेकंड जो प्रोसेस होता है ये होता है फर्टिलाइजेशन सिंपल प्रोसेस है, इसको आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। मैथुन के समय जो नर और मादा के शुक्रग्राहिका में डाले गए स्पर्मेटोफोर है उससे शुक्राणु निकलता है और अंडे को निषेचित करता है। मतलब जो स्पर्म रहता है वो ओवम के साथ में फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ होने के बाद, या इसी को हम लोग कहते हैं एग कहते हैं, अंडे कहते हैं, दोनों का जब क्रॉस होता है, दोनों के क्रॉस होने के बाद में यहाँ पर एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट या युग्मनज का फॉर्मेशन होता है। ये फर्टिलाइज्ड एग की बात हो गई, ये निषेचित हो गई। और जितने भी प्रकार के ये निषेचित अंडे होंगे ये हो गए फर्टिलाइज्ड। क्या हो गए? फर्टिलाइज्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो बच जाता है इसको बोलते हैं हम लोग अनफर्टिलाइज्ड एग कहते हैं। समझ गए होंगे आप? ठीक है, जितने बच गए वो क्या कहलाएगा? अनफर्टिलाइज्ड एग कहलाएगा। जो फर्टिलाइज्ड एग हुआ उससे जाइगोट बना। ठीक है, मतलब कुछ अंडों का निषेचन नहीं हो पाता, ऐसा समझ लीजिए। ये हो गया फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ पर संपन्न। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं एग लेइंग ऐसा बोलेंगे। एग लेइंग मतलब अंडरोपण बोलते हैं जिसको हम लोग। अंडरोपण कहने के तात्पर्य है मैथुन क्रिया के लगभग 3 दिन के बाद में आफ्टर 3 days ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की 3 दिन के बाद रानी अंडे देना प्रारंभ करती है। जो क्वीन होती है वो एगिलेशन का काम करती है। एगिलेशन का कार्य करती है। कौन? जो रानी मधुमक्खी रहती है वो एगिलेशन का काम करती है। ठीक है, अब कैसे काम करेगी देखिए। अनिश्चित अंडों से जो श्रमिक कोष्ठ होंगे और शाही कोष्ठ होंगे उन सभी कोष्ठों में एक एक निषेचित अंडा छोड़ते जाती है। श्रमिक कोष्ठ और शाही कोष्ठ में एक एक निषेचित अंडा आपको पता होना चाहिए। एक है वर्कर सेल और दूसरा है रॉयल सेल मतलब रानी वाली जो खंड है उसमें एक एक फर्टिलाइज्ड एग छोड़ते जाती है। क्लियर है? और जो क्या बोलते हैं उसको, जो ड्रोन सेल है इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग छोड़ती है। ठीक है, मतलब प्रत्येक श्रमिक कोष्ठ और शाही कोष्ठ में एक एक निषेचित अंडा और प्रत्येक नर कोष्ठ में एक एक अनिषेचित अंडा छोड़ते जाती है। समझ गए होंगे आप? ठीक है, जब ये इस प्रकार की स्थिति में आती है तब जाके जो वर्कर सेल का मतलब जहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वहाँ से क्वीन, और शुरू में हमने बताया था कि निषेचित अंडे से इसका जन्म होता है। किसका जन्म होता है? क्वीन का जन्म होता है, ऐसा बताया था, निषेचित अंडे से। और जो ड्रोन है उसका फॉर्मेशन अगर किसी से होता है तो अनिषेचित अंडे से होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। एक वर्कर सेल हो गया रानी, ये फर्टिलाइज्ड एग से अनिषेचित अंडे से किसका फॉर्मेशन होता है? ड्रोन सेल से। तो उसके कोष्ठ में अनिषेचित अंडे छोड़ते जाती है मधुमक्खी। क्लियर है? तो अंडे छोड़ने की प्रक्रिया को ही हम यहाँ पर एग लेइंग कहेंगे। ये अंडे जो होते हैं काफ़ी लेंथ वाले होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, ब्राउन शेप्ड में होते हैं, ग्रे कलर के हो सकते हैं, भूरे रंग के हो सकते हैं। क्लियर है? समझ रहे होंगे आप लोग। अंडे पतले, लंबाकार, अंडाकार है, हल्के पीले रंग का, लाइट येलो कलर का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ प्रोसेस होता है लाइफ साइकिल में जिसको हम लोग कहते हैं लार्वा अवस्था कहते हैं, लार्वी। ठीक है, डिम्भक वाली स्थिति कहते हैं, डिम्भक। तो इसमें लार्वा बनता है अंडरोपण के 3 days बाद, 3 दिन के बाद में, 3 या 4 दिन बाद, मतलब आफ्टर 3 to 4 day ऑफ एग लेइंग, ऐसा एग लेइंग। अंडरोपण के 3 से 4 दिन के बाद में उन अंडों से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? स्मॉल लार्वा निकलते हैं। याद रखना, वो जो स्मॉल लार्वा होते हैं, ठीक है, उसमें से जो अब आपको पता होना चाहिए, जो अनिषेचित अंडे होंगे उससे नर बनेंगे, निषेचित अंडे से रानी और श्रमिक बनते हैं, जो बार बार हो चुका है। फिर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो फर्टिलाइज्ड एग होता है
यहाँ से क्वीन प्लस वर्कर निकलते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उससे केवल ड्रोन बाहर निकलते हैं। समझ में आए? और लार्वा का पालन पोषण जो पहले से वर्कर रहते हैं वो उस प्रक्रिया को संपन्न करते रहते हैं। जो रॉयल सेल है उसमें जो अंडे हैं और अंडों से जो लार्वा निकलती है उन रॉयल सेल में जो फर्टिलाइज्ड एग है और जो फर्टिलाइज्ड एग और क्या बोलते हैं लार्वा है, ठीक है, इनको रॉयल जेली खिलाई जाती है। क्या खिलाई जाती है? रॉयल जेली खिलाई जाती है, राजमधु खिलाई जाती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है और पूरे छत्ते का स्वामिनी बन जाती है। लगभग 9 दिन बाद कोष्ठक का जो माउथ होता है वैक्स से कवर्ड कर दिए जाते हैं, जिसके कारण वे अधिक विकसित रानियां बन जाती है। मतलब जो छत्ते कोष्ठ का जो माउथ हिस्सा है वो वैक्स से कवर कर देते हैं ताकि अंदर जो एनिमल है वो पूरी तरह से विकसित हो जाए। ठीक है, लगभग 9 दिन के बाद में उसमें अंदर प्यूपी बनकर उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। प्यूपी पहले बनता है, प्यूपी का फॉर्मेशन होता है। प्यूपी जो होती है एक कोकून के अंदर सुरक्षित रहता है, जो महीन कोयों के से बनी हुई रहती है, महीन कोयों से बनी हुई रहती है कोकून्स, उसके अंदर सुरक्षित रहता है। तो इन्हीं प्यूपी से 18 डेज में, इन्हीं प्यूपी से 18 डेज में, कितने दिनों में? 18 डेज में इन्हीं प्यूपी से 18 डेज में वर्कर श्रमिक निकलती है, और 21 डेज में ड्रोन निकलता है, और 13 डेज में क्वीन बनती है। क्या बनती है? क्वीन बनती है। समझ में आ गया? जो रानी पहले निकलती है, बाद में निकलने वाले रानी को डंक द्वारा मारते जाते, परिणाम यह होता है कि उस छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन रह पाती है या एक ही क्वीन रहती है। क्लियर है? तो दोनों के बीच में क्या हुआ? यहाँ पर संकरण हुआ, या ये कहें कि प्रजनन की प्रक्रिया, मैथुनी उड़ान हुई। ठीक है, एगिलेशन हुआ छत्ते में, किसमें? छाते में एगिलेशन हुआ। ठीक है, और ये एक इल्ली में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ऐसे इस प्रकार से इल्ली में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कैटरपिलर बोल सकते हैं इसको, कैटरपिलर नामक एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलते रहती है जब तक इनकी लाइफ आती है तब तक। इसमें कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि जो मधुमक्खी रहती है वो अपने पुरानी जो रानी रहती है, पुराने जो ग्रुप रहते हैं, अपने पुराने छत्ते को छोड़कर उड़ जाती है, और उस दौरान नए छत्ते में फिर से जो एक अंडे दिए रहते हैं उसे नए प्रकार के एनिमल पैदा होते हैं। वहाँ पर भी उसी प्रकार के प्रक्रिया चलना शुरू हो जाता है। सर्दी का मौसम आते ही नर को छत्तों से बाहर निकालकर मार डाला जाता है। रानी और श्रमिक संचित खाद्य पदार्थों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। गर्मी का मौसम आते आते फिर से रानी को मैथुनी उड़ान शुरू हो जाती है और जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। इस प्रकार हम एक और कंटेंट इसमें देखें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जैसा मैंने शुरू में कहा था, क्या इसका आर्थिक महत्व बनता है? हनी बीज का कहो चाहे हनी का कहो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पेपर में कई बार पूछा गया है। अलग अलग प्रकार के एग्जाम में छोटा छोटा कंटेंट यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए क्या आर्थिक महत्व इसका बनता है। एक आर्थिक महत्व तो यही है कि इससे हमको शहद प्राप्त होता है, हनी प्राप्त होती है। उस हनी में लगभग ये कंपोजिशन पूछा गया, 78% शुगर, 17% वाटर एंड देन 6% एंजाइम और अदर टाइप के मिनरल्स रहते हैं। एंजाइम और मिनरल रहते हैं, याद रखना आप लोग। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट इसमें और आपको जो देखने को मिलता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत में जो अपने प्रोबोसिस या शुंड के द्वारा जो नेक्टर लाई हुई रहती है उसमें अपने क्रॉप में भर लेती है, चूसते समय अपने क्रॉप में भर लेती है मधुमक्खी। उसके बाद में अपने छाते में जाके उसको फिर से क्या करती है? उगल देती है। उगलने के कारण उसमें पानी काफ़ी सारा मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको कच्चा मधु कहते हैं। बाद में छाते में रहने के बाद धीरे धीरे करके पानी सूखता है, और पानी सूखने के बाद में कि वो मधु पक जाता है तो मधु कोष्ठों का मुंह मोम से बंद कर दी जाती है। और मधु अत्यंत पौष्टिक पदार्थ होता है, दवा आदि बनाने के काम आता है, आपको पता होगा। ठीक है, एक होता है बी वैक्स। क्या होता है? बी वैक्स मतलब मोम। ठीक है, मधुमक्खी के जो श्रमिक मधुमक्खी होती है उसके उदर के अधर तल पर क्या पाई जाती है? निचले हिस्से पर वैक्स ग्लैंड पाई जाती है, जो कि एक विशेष प्रकार के द्रव को स्रावित करते, जो स्टर्नाइट्स पर सूखकर जम जाता है। अपनी टांगों की सहायता से, टार्सस पर लगे हुए बालों की सहायता से उसको छुड़ाकर
पिछले हिस्से में जो उधर वाले हिस्से में जो पतली परत जम जाती है वैक्स की, उसको छुड़ाकर मुख तक लाया जाता है मैंडिबल के द्वारा, उसको चबा चबा के लचीला बनाया जाता है और छत्ते की दीवार और कोष्ठ बनाए जाते हैं। उसी वैक्स से मनुष्य अपने लिए क्रीम पॉलिश वगैरह का फॉर्मेशन करता है, क्रीम पॉलिश, कार्बन पेपर वगैरह का फॉर्मेशन करता है, मोमबत्ती वगैरह बनाया जाता है उसके माध्यम से, विद्युत रोधी पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें, लिथोग्राफी में भी इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इससे ज़्यादा मात्रा में आयात करने से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है इससे। ठीक है, एक होता है पॉलिनेशन, आर्थिक महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। अगर आप कहें तो पूरे प्रकार के फ्लावर में लगभग 70 to 80% जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वो सिर्फ मधुमक्खी के द्वारा की जाती है। मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने शुरू में पढ़ा ना कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि 1 किलो अगर आपको शहद चाहिए तो लगभग उनको 15 लाख बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, 10 से 15 लाख चक्कर लगाना पड़ता है, तब आपको 1 किलो शहद आपको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे काफ़ी सारी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन्स बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया जो होता है घातक रोग है, डिप्थीरिया, इस डिप्थीरिया के लिए इसके अलावा और कई भयंकर रोग है उसके लिए दवाई बनाई जाती है, इसके लिए इससे औषधि बनाई जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा लाइफ हिस्ट्री मैंने बताया, कब कब कौन कौन से प्रकार का मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, कब क्या सॉम हो रहा है, कब वृंदन हो रहा है, किस प्रकार के एक से किस प्रकार के एनिमल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बनता है, इस वीडियो में मैं पूरा बताया है। ठीक है, वीडियो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू अपडेट आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।